In continuation of the last videos on ionic solids of BSc Part 1 in Organic Chemistry, in this video we are going to study about Born-Haber cycle और Born-Haber चक्र। जालक ऊर्जा ज्ञात करने का दूसरा तरीका बॉर्न-हेबर चक्र है, जो कि ऊष्मा का रासायनिक तरीका है। यह हेस के नियम पर आधारित है। हेस के नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है, चाहे वह एक पद में संपन्न हो या अनेक पदों में। पूरे चक्र के दौरान कुल ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि बॉर्न-हेबर चक्र हेस के नियम पर आधारित एक ऊष्मागतिकी चक्र है, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब्लिमेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी तथा हीट ऑफ रिएक्शन अर्थात संभवन ऊर्जा में संबंध बताता है। अब हम स्टडी करते हैं सोडियम क्लोराइड के लिए बॉर्न-हेबर चक्र। क्रिस्टलीय सोडियम क्लोराइड के लिए संभवन निम्न पद पर है। पहला, धात्विक सोडियम का परिवर्तन। इस प्रक्रिया में ठोस सोडियम धातु का एक मोल ऊर्ध्वपातित होकर गैसीय अवस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया में दी गई ऊर्जा को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। इसे एस के द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा, सोडियम धनायनों का निर्माण। गैसीय सोडियम परमाणु अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है, जो कि बराबर होती है धनात्मक के, यानी यह ऊर्जा धनात्मक होती है। तीसरा, क्लोरीन परमाणुओं का निर्माण। इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक मोल क्लोरीन परमाणु को प्राप्त करने के लिए हाफ मोल क्लोरीन अणु को वियोजित किया जाता है। प्रति मोल क्लोरीन के विघटन के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा डी कहलाती है, दैट इज आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा कहलाती है। डिसोसिएशन एनर्जी, इसका भी मान धनात्मक होता है। Cl एब्जॉर्ब करती है D को और विघटित होकर दो परमाणु देती है क्लोरीन के। चौथा, क्लोरीन के ऋणायन का निर्माण। क्लोरीन के गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाते हैं। इस पद में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसका मान ऋणात्मक होता है। ठोस NaCl क्रिस्टल का निर्माण। इस पद में एक मोल गैस से सोडियम कैटायन तथा एक मोल गैस से क्लोराइड एनायन मिलकर सोडियम क्लोराइड के एक मोल क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है तथा इसका मान ऋणात्मक होता है। संपूर्ण परिवर्तन को एक समीकरण के द्वारा बताया जा सकता है। तो वह समीकरण है, सोडियम रिएक्ट्स विथ हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूल टू गिव राइज टू NaCl क्रिस्टल। उपरोक्त प्रक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन को NaCl की संभवन ऊर्जा यानी हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हेस के नियम के अनुसार सोडियम क्लोराइड की संभवन ऊर्जा यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान एक ही होगा, चाहे उसका निर्माण एक पद में हो या अनेक पदों में। अर्थात हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाफ ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस यू। और NaCl के लिए अगर हम देखें तो विभिन्न ऊर्जाओं का मान निम्न प्रकार है। सोडियम की सब्लिमेशन एनर्जी का मान है 108.5 किलो जूल्स पर मोल। सोडियम की आयनन ऊर्जा का मान है 495.2 किलो जूल्स पर मोल। क्लोरीन की विघटन ऊर्जा का मान है 243.0 किलो जूल्स पर मोल। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधित्व का मान है यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान है -348.3 किलो जूल्स पर मोल। NaCl की जालक ऊर्जा U है, जो कि हमें ज्ञात करनी है, और NaCl की हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान है -381.8 किलो जूल्स पर मोल। इन सभी मानों को अगर हम उपयुक्त समीकरण में प्रस्थापित करते हैं तो जालक ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो हम जब सभी मानों को प्रस्थापित करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है -381.8 किलो जूल्स पर मोल, जो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है, ये बराबर होगी 108.5 किलो जूल्स पर मोल प्लस हाफ ऑफ 243.0 किलो जूल्स पर मोल प्लस 495.2 किलो जूल्स पर मोल -348.3 किलो जूल्स पर मोल प्लस यू। अब यू को हम एक तरफ ले आते हैं और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनके मानों का हम एडिशन करते हैं, तो यू का मान आता है -758.7 किलो जूल्स पर मोल। अर्थात सोडियम क्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है वो है बराबर
-78.7 किलो जूल्स पर मोल के लिए। अब हम MgCl2 के लिए बॉन हेबर साइकिल के द्वारा स्टडी करते हैं। मैग्नीशियम धातु तथा क्लोरीन गैस से 1 मोल MgCl2 के विभाजन को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। मैग्नीशियम एटम जो सॉलिड स्टेट में है वो सब्लिमेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करके गैसीय मैग्नीशियम एटम में परिवर्तित हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करके वह मैग्नीशियम 2+ कैटायन देता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है वो डिसोसिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब करके 2 क्लोरीन के परमाणु में परिवर्तित हो जाती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर की ऊर्जा उत्सर्जित करके 2 क्लोराइड आयन के देती है। अब MgCl2 Mg2+ कैटायन, अब हम MgCl2 का जब क्रिस्टल निर्माण देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक कैटायन Mg2+ का गैसीय अवस्था में 2 क्लोराइड के आयन गैसीय अवस्था के साथ मिलकर जालक ऊर्जा के बराबर की एनर्जी को उत्सर्जित करता है और MgCl2 का क्रिस्टल लैटिस हमें प्राप्त होता है। अगर हम उपरोक्त तीनों पदों का एक पद में लिखें तो हमें समीकरण प्राप्त होती है Mg in the solid state plus Cl2 in the gaseous state releases amount of energy which is equal to delta HF और MgCl2 के क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर S इज इक्वल टू Mg धातु की उत्पादन ऊर्जा, I इज इक्वल टू Mg की आयनन ऊर्जा, D बराबर है Cl2 की वियोजन ऊर्जा, EA बराबर है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, U है MgCl2 की जालक ऊर्जा और डेल्टा HF है MgCl2 की संभवन एंथैल्पी यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन। MgCl2 की संभवन एंथैल्पी निम्न प्रकार से दर्शाई जा सकती है। तो MgCl2 की जो डेल्टा HF है वो बराबर होगी सब्लिमेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि 2 क्लोराइड आयंस चाहिए और इसमें हमने D का हाफ नहीं किया है क्योंकि हमें इसमें 2 क्लोरीन के एटम्स चाहिए प्लस U जिसको हमें ज्ञात करना है। तो U को हम एक तरफ ले आते हैं, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो U का मान आता है U इज इक्वल टू डेल्टा HF माइनस S माइनस D माइनस IE माइनस ट्वाइस EA। इस प्रकार MgCl2 की जालक ऊर्जा की गणना की जा सकती है। अब हम स्टडी करते हैं MgO के लिए बॉन हेबर चक्र। मैग्नीशियम धातु तथा ऑक्सीजन गैस से MgO के संभवन को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। Mg सॉलिड ऊर्ध्वपातन ऊर्जा एब्जॉर्ब करके गैसीय Mg परमाणु देता है और Mg गैसीय परमाणु आयनन ऊर्जा के बराबर की एनर्जी एब्जॉर्ब करके Mg2+ का एक गैसीय आयन देता है। हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएशन एनर्जी हाफ डिसोसिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक ऑक्सीजन गैसीय परमाणु देती है और ये एक गैसीय परमाणु ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर की एनर्जी रिलीज करके ऑक्सीजन 2- इलेक्ट्रॉन देता है। और अगर हम क्रिस्टल का निर्माण करें तो हम देखते हैं एक मैग्नीशियम 2+ कैटायन रिएक्ट करता है एक ऑक्सीजन 2- एनायन के जालक ऊर्जा के बराबर की एनर्जी उत्सर्जित होती है और MgO का निर्माण होता है। अगर हम इन सभी पदों को एक पद में लिखें तो हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वो है Mg इन द सॉलिड स्टेट प्लस हाफ O2 इन द गैसियस स्टेट रिलीज करती है डेल्टा HF और हमारे पास आ जाता है MgO का क्रिस्टल लैटिस। MgO के संभवन की एंथैल्पी निम्न प्रकार दर्शाई जा सकती है। डेल्टा HF इज इक्वल टू S प्लस हाफ D प्लस IE प्लस EA प्लस U। U को हम एक तरफ रखते हैं और बाकी सभी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, तो U का मान आता है U इज इक्वल टू डेल्टा HF माइनस S माइनस हाफ D माइनस IE माइनस EA। इस प्रकार MgO की जालक ऊर्जा की गणना की जा सकती है। अब हम स्टडी करते हैं Na2O के लिए बॉन हेबर चक्र। सोडियम धातु तथा ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया द्वारा Na2 का संभवन निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। सोडियम के 2 अणु सॉलिड स्टेट में ऊर्ध्वपातन ऊर्जा ट्वाइस एब्जॉर्ब करते हैं और 2 सोडियम के गैसीय अणु देते हैं, 2 सोडियम गैस के 2 परमाणु देते हैं, यानी जो सोडियम सॉलिड स्टेट में है वो ट्वाइस सब्लिमेशन एनर्जी के बराबर की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है और 2 सोडियम के गैसीय परमाणु देता है
और ये सोडियम के 2 गैसीय परमाणु आयनन ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा एब्जॉर्ब करके सोडियम के 2 कैटायन देते हैं। अब हाफ O2 का फ्यूजन होता है और हमें ऑक्सीजन का परमाणु मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर की एनर्जी उत्सर्जित करके ऑक्सीजन 2- में परिवर्तित हो जाता है। और सोडियम के 2 परमाणु कैटायनिक स्टेट में, दैट इज 2 सोडियम प्लस, रिएक्ट करते हैं एक सोडियम के ऋणायन से और जालक ऊर्जा के बराबर की एनर्जी उत्सर्जित करके Na2O का क्रिस्टलाइटिस बनाते हैं। अगर इन सारे पदों को हम एक पद में लिखें तो ये बराबर आता है ट्वाइस Na सॉलिड स्टेट में हाफ O2 गैसीय अवस्था में रिएक्ट करता है और डेल्टा HF के बराबर की एनर्जी रिलीज करके Na2O का क्रिस्टल बनाता है। Na2O के संभवन की एंथैल्पी निम्नानुसार प्रकट की जा सकती है। डेल्टा HF Na2O का जो डेल्टा HF है वो बराबर है ट्वाइस S प्लस हाफ TK प्लस ट्वाइस E प्लस EA प्लस UK, और U को हम एक तरफ ले जाते हैं और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं तो U का मान आता है डेल्टा HF माइनस ट्वाइस S माइनस हाफ D माइनस ट्वाइस IE माइनस EA। इस प्रकार Na2 की जालक ऊर्जा की गणना की जा सकती है, क्योंकि राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स है वो हमें याद होती हैं। अब हम बॉर्न हेबर चक्र के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जालक ऊर्जा ज्ञात करना। आयनिक यौगिकों के लिए बनाए गए बॉर्न हेबर चक्र में होने वाले अधिकांश ऊर्जा परिवर्तनों के मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। अतः 2 ऊर्जा परिवर्तन जैसे लैटिस एनर्जी तथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में से किसी एक का भी मान ज्ञात होने पर दूसरी राशि का मान ज्ञात किया जा सकता है। यौगिकों का स्थायित्व। यह यौगिकों के स्थायित्व का भी ज्ञान देता है। किसी भी क्रिस्टल के लिए संभवन ऊर्जा का मान जितना ऋणात्मक होगा उतना यौगिक अधिक स्थायी होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करना। कई ऐसे तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सामान्य विधि द्वारा ज्ञात करना कठिन होता है, उनका मान बॉर्न हेबर चक्र द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान होता है बराबर के सब्लिमेशन एनर्जी प्लस D/2 प्लस IE माइनस U प्लस डेल्टा HF। चौथा, प्रोटॉन बंधुता ज्ञात करना। किसी ऋणायन की प्रोटॉन के साथ जुड़ने पर अम्ल बनता है तथा निश्चित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे प्रोटॉन बंधुता कहते हैं। NH3 के लिए अगर हम प्रोटॉन बंधुता निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। NH3 एक प्रोटॉन को ऐड करती है और NH4 बनाती है। NH4 गैसीय अवस्था में HCl जो गैसीय अवस्था में है उससे मिलता है और NH4Cl बनाता है, जो कि ये डायरेक्ट मेथड है। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड देखें तो हम देखते हैं कि जो NH4 है वो डिसोसिएट होकर NH3 प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस देता है और प्लस IE से जो NH3 है वो NH3 देता है और EA से जो H प्लस आयन और क्लोराइड आयन बन जाता है। और NH3 प्लस प्रोटॉन प्लस क्लोराइड ये सब आपस में क्रिया करके NH4Cl का निर्माण करते हैं। अब अगर हम प्रोटॉन बंधुता ज्ञात करना चाहें तो डेल्टा H इज इक्वल टू D प्लस IE माइनस EA माइनस P माइनस U, और P इज इक्वल टू D प्लस IE माइनस E माइनस U प्लस डेल्टा H। यहाँ पे P का मान माइनस है, इसका मतलब P के बराबर की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, उत्सर्जित हो रही है, और माइनस डेल्टा H का मतलब है कि इसके बराबर की एनर्जी रिलीज हो रही है। ये है डेल्टा H यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया और HCl के संयोग से बना NH4Cl। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।